व्हाट डू यू थिंक कि हमें कमर्शियल रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए? क्या रीजन है? देखो, कमर्शियल ना दो तरीके के होते हैं, राइट। एक तो हमारा जो लोकल बाजार होता है, हर शहर का एक लोकल बाजार होता है, ठीक है। आप कहाँ रहते हैं, थोड़ा अगर नोएडा में, तो जैसे कि अट्टा इज द सेंटर, सिटी सेंटर, तो वो ठीक है। बट अब उसके आउटस्कर्ट्स में मान लो कोई मॉल आ रहा है, ठीक है, या कोई कमर्शियल बिल्डिंग आ रही है, यहाँ पे आईटी पार्क आएगा, कुछ आएगा। तो कमर्शियल रियल एस्टेट बेसिकली क्या होता है कि जो मेरा पर्पस है अवेयरनेस का, वो है कि रिटेलर्स के लिए, जो लोग फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं रियल एस्टेट के अंदर, तो उन्हें नहीं करना चाहिए, राइट। तो उसका रीज़न क्या है कि नंबर वन, जो भी प्रोजेक्ट्स आते हैं मैक्सिमम उनका कोई लाइसेंस नहीं होता, ठीक है। बिकॉज इंडिया में होता क्या है कि सारी चीज़ें ना प्री लॉन्च में ही सेल होने लग जाती हैं, जब उसका रेरा भी नहीं आया ना उसका लाइसेंस आया, ठीक है। अगर आप कोई भी चीज प्री लॉन्च स्टेज में लगाओगे और इन केस वहां पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आपका गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं करेगी, ठीक है ना। तो आज के टाइम में क्या हो रहा है कि देखो, कोविड के बाद क्या हो कि जो कमर्शियल रियल एस्टेट की जो डिमांड है वो गिर गई। बिकॉज कमर्शियल चल क्यों रहा था, हम लोग मूवीज देखने जाते थे, आज हर कोई मोबाइल पे ही देख रहा है, ठीक है। हम खाना खाने बाहर जाते थे, आज घर पे सब डिलीवरी आ रही है, ठीक है। हम जॉब करने के लिए बाहर जाते थे, मैक्सिमम कंपनी जो बड़ी हैं, जो समझ गई हैं, वो कह रही हैं वर्क फ्रॉम होम ही कर लो, बिकॉज कंपनी ज्यादा आउटपुट निकलवा पा रही है। वहां तो क्या बंदा 8 घंटे गया, अब तो 18 घंटे काम करा रहे हैं लोगों से, संडे भी नहीं है, सैटरडे भी नहीं है, ठीक है ना। तो क्या हुआ कि कोविड से कमर्शियल रियल एस्टेट की जो डिमांड है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है, और हर चीज अब घर पे आने लग गई है, तो हम मार्केट भी नहीं जाते अब, ठीक है। तो इसलिए अब क्या हो गया कि जो अब कमर्शियल जो बिल्डर्स हैं, अब वो क्या करें, उनको तो प्रोजेक्ट बनाने को तो पैसे चाहिए, तो वो क्या करते हैं, ऑफर लेके आते हैं कि आप हमारे यहाँ पे 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, 1 करोड़ इन्वेस्ट करो, और उसके अगेंस्ट में हम आपको अश्योर रिटर्न देंगे 12% का, 10% का, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, जो रिटेल इन्वेस्टर है वो ट्रैप में फंस जाता है। इट इज लाइक कि जैसे मछली को दाना दे दिया, ठीक है, वो बेसिकली आपका पैसा ही आपको थोड़े दिन वापस करेंगे और बाद में थोड़े दिन में देना बंद कर देंगे। हाँ, कुछ ऐसी स्कीम्स भी सुनी है कि आप इतना पैसा दो, फिर हम इतने टाइम तक आपको हर महीने पैसे देंगे, ये करेंगे, विच साउंड्स प्रॉफिटेबल कि यार हमें तो पैसा वापस आ रहा है, तो वो उस टाइम पे एक्साइटिंग लगता है। तो अगर आप कोई भी स्कीम देखोगे तो मैक्सिमम आपके पास जो पैसा है वो 6 महीने साल भर आएगा, हाँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, दे स्टार्ट क्रिएटिंग प्रॉब्लम कि हमारे बैंक में इशू आ गया, कुछ ना कुछ ऐसा बहाना लेके आ जाएंगे कि कोई लाइसेंस का बहाना ले आएंगे। Would you like to highlight any of such scams कि ऐसा, मतलब ऐसे बहुत सारे हैं, नोएडा में, गुड़गांव में भरे पड़े हैं, ओके, ठीक है ना। तो जनरली तो ये सब, इन सब ट्रैप में ना एक रिटेलर को नहीं फंसना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है कि यहाँ से अब एग्जिट नहीं कर सकते। इन्वेस्टमेंट में ना सबसे चीज हमें एक चीज देखनी है कि मैं एंटर तो कर रहा हूँ, एंट्री कितनी इजी है, ठीक है। तो रियल एस्टेट में आपको कुछ जब भी दिखेगा ना, जो एग्जिट है वो बहुत पेनफुल है, इजी एग्जिट नहीं है। लगता तो अच्छा है कि मैंने खरीद लिया, बिक जाएगा, बट जब आप एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी चेक करोगे तो वो चीज फिर बिकती नहीं है आसानी से, स्पेशली कमर्शियल के अंदर, राइट। फिर दूसरा क्या होगा कि जैसे कि मैंने आपसे एक बात करी थी, डिमांड और सप्लाई। इस समय क्या है कि कमर्शियल की सप्लाई बहुत ज़्यादा है, राइट। आप देखो अपने आसपास, ऑब्जर्व करो, और डिमांड कम है, ठीक है। व्हाट डू यू हैव टू से कि अभी सब लोग बात कर रहे हैं कि जेवर एयरपोर्ट के आसपास इन्वेस्ट कर लो, वहाँ पे एकदम हाइक आने वाला है, सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि वहाँ पर क्यों नहीं करना चाहिए? ठीक है, देखो मेरी रिकमेंडेशन तो यही है कि वहाँ पे जेवर एयरपोर्ट के पास इस समय सबसे ज़्यादा स्कैम्स वहीं पे चल रहे हैं, ओके, ठीक है। रियल एस्टेट को लेके वहाँ पे हो रहा क्या है कि जो वहाँ के लोकलाइट जो भी हैं फार्मर्स, वो अपने ही लैंड पे प्लॉटिंग करके बेच रहे हैं, जो कि जिसका गवर्नमेंट का कोई अप्रूवल नहीं है। तो जेवर एयरपोर्ट के पास पहली बात तो ये है कि केवल आप अथॉरिटी की ही चीज़ खरीदो,
इवन नोएडा में भी काफ़ी सारे स्कैम्स होने लग गए हैं अब, राइट। बट स्टिल अगर आपको कुछ खरीदना है तो आप जो अथॉरिटी है उससे अप्रूव चीज़ ही खरीदो, ठीक है। अब आपको समझना है कि एयरपोर्ट से कुछ नहीं होता, राइट। एयरपोर्ट इज जस्ट लाइक अ बस स्टैंड, ठीक है। एक बस रोड पे चलती है और एक बस थोड़ा सा हवा में उड़ जाएगी, तो उसको इतनी हाइप बना दी है पिछले 10-15 साल से कि यहाँ पे ये होने वाला है, वो होने वाला है, ठीक है। एक तो हमें ना देखो जेवर के आसपास एक यूपी के अंदर हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि यूपी में लैंड पार्सल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। जैसे दिल्ली है, अब उस पर ज़्यादा लैंड नहीं बचा फर्दर एक्सपैंड करने के लिए, बट यूपी पे तो ठीक है, आप निकल जाओ एक्सप्रेस पे, यू विल सी कि कितना वहाँ पे लैंड पड़ा है अभी। तो अगेन वहाँ पे क्या है, सप्लाई ज़्यादा है और डिमांड कम है, तो ये फैक्टर आ गया। दूसरा क्या होता है कि कोई भी अप्रूवल्स नहीं है उनके पास, ठीक है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था जो जेवर एयरपोर्ट के जो हेड हैं, जो ये सारा देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट को, उन्होंने खुद बताया था कि यहाँ पे जो भी रियल एस्टेट में सेल परचेज चल रही है वो अनऑथराइज्ड है, बट लोग फंस रहे हैं जाके वहाँ पे। ऐसी स्कीम चला रहा है कि लोगों को घर से पिक कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, वहाँ पे जाके उनको फ्री में टीवी दे रहे हैं, चीज़ें बांट रहे हैं। अब समझ जाओ जहाँ पे कोई चीज़ ऐसे अगर होने लग जाता है वहाँ तो आपको क्लियर है कि वहाँ पे आपको स्कैम ही है वो। तो आपने यूपी की बात करी, तो यूपी में अभी अयोध्या का भी बड़ा हाईलाइटेड है कि वहाँ पे इन्वेस्ट कर लो, हाँ। वहाँ पर प्रॉपर्टी लो, तो उसके बारे में क्या है आपका थॉट? देखो, अगर मैं अयोध्या की बात करूं तो आपको एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी कि जिस जगह पे प्रभु राम जी को 500 साल की लड़ाई लड़नी पड़ी अपने घर के लिए, तो हमारी और आपकी क्या औकात है वहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली होता क्या है कि जो बिल्डर्स हैं वो जैसे मैं भी अभी 1 साल पहले मेरा एक क्लाइंट मुझे ले गए अपने साथ कार में बिठा के कि वहाँ पे चल के ना ज़मीन खरीदते हैं अयोध्या में। अच्छा। तो मैंने कहा ठीक है चलो, इसी बहाने दर्शन हो जाएंगे राम मंदिर के। तो मैं चले गया उनके साथ। तो मैंने देखा कि वहाँ पे कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है अभी। आज हमें आज़ाद हुए 78 ईयर्स हो गए, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। आज भी वहाँ पे बुलक कार्ट्स चल रही हैं, जैसे होता है ना आप 70 साल पीछे चले गए, वैसा वहाँ पे माहौल था। तो आपको क्या लगता है 5-10 साल में क्या वहाँ पे टर्न अराउंड हो जाएगा? जहाँ पे 70 साल में कुछ नहीं हुआ, ठीक है मंदिर आ गया, वो बहुत अच्छी जगह है, आप रिलीजियसली जाओ, वहाँ से टूरिज्म आएगा, बट आप सोचो कि मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर दूँ तो उसका कोई लॉजिक नहीं है। राइट। एंड ऑल्सो ढोलेरा प्रोजेक्ट जो है वो भी काफ़ी फेम में रहा है अभी, तो उसके बारे में क्या थॉट्स है? उसको स्कैम क्यों कहा जा रहा है? देखो, धुलेरा कोई आज का नहीं है, ये 15 साल पहले से मैं देख रहा हूँ इसको। धुलेरा SIR जो कह रहे हैं कि ये स्मार्ट सिटी बनेगा दुबई और सिंगापुर की तरह पे। पहला तो मेरी आपसे बात है कि आज तक तो हमारा दिल्ली और गुड़गांव में नहीं स्मार्ट सिटी बन पाया, तो अब सोचो कि वो कैसे बन जाएगा, ठीक है ना। तो किसी भी शहर को बसने में 50 साल से ज़्यादा लग जाते हैं। ये इट इज़ नॉट अ वन डे गेम, या 5 साल या 10 साल नहीं लगते, एटलीस्ट 50 ईयर्स। तो आज अब क्या हो रहा है कि दिल्ली NCR में रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं लैंड के, तो अब जो ब्रोकर्स हैं, बिल्डर हैं, उनको कुछ ना कुछ तो बेचना ही है सेल करने के लिए। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ के इन्वेस्टर्स को कह रहे हैं ये धुलेरा में इन्वेस्ट करो आप, जहाँ पे रेट चल रहा है 5,000 रुपये गज, 7,000 रुपये गज। तो जब रियल एस्टेट आपको बहुत सस्ता मिले तो समझ जाओ कि इट्स अ ट्रैप। आज से 10 साल पहले ऐसे ही निमराना को बहुत ज़्यादा हाइप किया गया था, जो कि दिल्ली से हार्डली 100 किलोमीटर आगे हम जयपुर की तरफ जाते हैं तो बीच में पड़ता है निमराना, जहाँ पे पर्सनली मैंने भी इन्वेस्ट किया था एंड आई मेड अ लॉस। तो वहीं से ये सब अकल आई कि अब मैं इजीली समझ जाता हूँ कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कहाँ पे ट्रैप है, कहाँ पे स्कैम है। नाउ आई हैव अ 15 ईयर प्लस एक्सपीरियंस। ऑलराइट सर, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट योर विजन, क्योंकि आप फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं, आप तो
व्हाट मेड यू डू दिस, कि आपको कैसे लगा, कि क्या सोचा कि मैं कैसे करूँगा, और कैसे आप काम करते हैं मार्केट में, कैसे लोगों को सलाह देते हैं? प्लीज टेल अस अबाउट इट। देखिए, सबसे पहले जो मेरे को इंस्पिरेशन मिली, मैं एक्चुअली ना 10 साल बैंकिंग इंडस्ट्री में रहा, और वहाँ पे मैं हमेशा नाखुश रहता था, बिकॉज जनरली मैं सेल्स में था, तो हमें वो चीज़ प्रोडक्ट्स बेचने पड़ते थे जो क्लाइंट के लिए सही नहीं है। तो बेसिकली हमें झूठ बोलना पड़ता था, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, हम दे कुछ और रहे हैं उसे। तो मैं हमेशा डिससेटिस्फाइड रहता था। तो बट ऐसे तो काम चलने वाला नहीं था। और दूसरा भी क्या होता था कि जब हम इस इंडस्ट्री में थे तो नॉर्मली हमें ना क्लाइंट भी खुद लाने पड़ते थे अपने रिलेशनशिप में, जो भी हमारे नोन है वहाँ से। तो देन आई रियलाइज़ कि यार ये कहीं ना कहीं जब मैं घर आता था रियलाइज़ कि मैं सही नहीं कर रहा। तो उसके बाद आई थॉट कि लेट्स स्टार्ट माई ओन कंपनी, जहाँ पे मैं अपने हिसाब से लोगों को सही गाइड कर पाऊँ। ओके। सो देन आई फॉर्म अ कंपनी विद द नेम ऑफ क्लाइंट्स पार्टनर। तो जहाँ पे हमारा मिशन यही है कि हम कैसे लोगों को फाइनेंशियली एजुकेट करें, और जो उनका हार्ड एंड मनी है वो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, सो दैट वो पैसा ग्रो भी करे और उसमें रिस्क भी कम हो। ओके। आज के टाइम में हो क्या रहा है कि सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, जैसे जिनमें हमने बात करी फॉरेक्स ट्रेडिंग के ऊपर, क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, रियल स्टेट के ऊपर। तो लोग इन्फ्लुएंस होकर पैसा तो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट वो ये नहीं देख रहे कि वहाँ पर रिस्क कितना ज़्यादा है और वहाँ पे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रू दैट। आपने इन्फ्लुएंस होने की बात करी, तो आई बिलीव कि देयर आर लॉट ऑफ एप्स जो कि गेमिंग एप्स होती हैं, एंड स्पेशली यूथ को ही बहुत अट्रैक्ट करती हैं, एंड मोस्ट ऑफ आवर यूथ इज डूइंग इट। तो उसके बारे में आपका क्या सजेशन है? देखिए, जितनी भी गेमिंग एप्स हैं, स्पोर्ट्स रिलेटेड भी हैं और कुछ जनरल जो हमारी बेसिक गेम्स होती हैं वो वाली एप्स भी हैं। देखो, आज के टाइम में हो क्या रहा है कि दे आर प्लेइंग विद योर माइंड, राइट। सबसे पहला तो ट्रैप है कि वो आपको एक ग्रीड देते हैं कि यहाँ से आप 100 रुपये लगा के आप करोड़ रुपए भी कमा सकते हो। तो जो यूथ है उसे लगता है कि 100 रुपये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एप्स वालों को फॉर्मूला क्या है, वो ये नहीं चाहते कि हम एक ही इंसान से 5 करोड़ या 10 करोड़ रुपए कमा लें। वो ये चाहते हैं कि सपोज करो मेरे पास 5 करोड़ लोग भी आ गए, जो कि इंडिया में इजीली आ जाते हैं, ठीक है। अगर मैं 5 करोड़ लोगों से 100 रुपये भी मांग लूं, ठीक है ना, तो मेरे पास कितने हो गए, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, और जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है वो ये सोच रहे हैं कि यार केवल 100 रुपये ही जा रहे हैं मेरे। तो आपको सिंपल देखना है कि रिच कौन बन रहा है, जो इन कंपनी के ओनर्स हैं वो बन रहे हैं, और जितने सेलिब्रिटीज हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो इंडोर्स कर रहे हैं, उनको पैसा मिल रहा है, और जो खेल रहा है उसको तो लॉस ही हो रहा है। तो बंदा ये सोच के शांति बैठ जाता है, चल ठीक है यार थोड़ा सा पैसा ही गया, बट अल्टीमेटली वो तो रिच बन गया इतने सारे लोगों को गेम खिला के। So that means कि there is a big no for these apps also, कि ये भी हमें नहीं करना है। बिल्कुल। True that. When we talk about assured return plans, तो ये भी आजकल काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इसको भी थोड़ा और इलेबोरेट करते हैं कि इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं? देखिए, मैं जो कमर्शियल है, पहली बात तो जो प्लान्स है ये कमर्शियल के अंदर आते हैं, एश्योर्ड रिटर्न प्लान्स, जिसमें कि आपको 50 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं, एंड देन हम आपको फिर हर महीने जब तक ये प्रोजेक्ट बन नहीं जाएगा तब तक हम आपको एक रेगुलर इनकम देते रहेंगे। तो एक आज आम आदमी भी क्या चाहता है कि कुछ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम चाहता है, कि मैं थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट कर दूं और मुझे पैरेलली कुछ इनकम भी आती रहे। तो ये जो एश्योर्ड प्लान्स होते हैं बेसिकली ट्रैप होते हैं, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ कि सपोज करो, देखो जितने भी कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आते हैं, पहली बात तो
ये आपसे पैसा लेते हैं प्री लॉन्च स्टेज में, जब उसके पास कोई लाइसेंस नहीं होता और रेरा नहीं होता। ठीक है, इन्वेस्टर से बोलेंगे केवल अपना केवाईसी दे दो और आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई, एंड दे स्टार्ट गिविंग यू दी मनी। ठीक है, बिकॉज जो रेरा है, रेरा ये बोलता है कि अगर किसी बजट का रेरा लाइसेंस आ गया है तो आप ये स्कीम्स नहीं चला सकते इस टाइप की। सो ज़्यादातर जो प्लान आता है ये प्री लॉन्च स्टेज पे ही आता है। ओके, ठीक है, उसमें फिर सेकंड क्या करता है बिल्डर, 6 महीने साल भर आपको जो पैसा आपने दिया है उसी में से कुछ पैसा आपको देगा। आप खुश होने लग जाओगे कि मान लो वो आपको 50 लाख रुपए पे महीने के 50,000 रुपये दे रहा है। अगर उसने आप ही का पैसा 1 साल में 6 लाख रुपए लौटा दिया तो क्या हो गया? ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, वो पैसा आना बंद हो जाएगा। कुछ ना कुछ वो टेक्निकल प्रॉब्लम बता देंगे, या कोई लाइसेंस को लेके इशू बता देंगे, या बैंक को लेके इशू बना देंगे, हमारा अकाउंट में कुछ प्रॉब्लम आ गई है इस चक्कर में, तो दे आर स्टार्ट क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम्स। तो आपको पैसा आना बंद हो जाएगा और धीरे 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 फिर वो सारी चीज़ें बंद होती चली जाएंगी। सो जनरली आपको कमर्शियल के अंदर अगर कुछ खरीदना है तो आप तैयार चीज खरीदो जो दिख रही है आपको, जिसका पैसा दो और कल आप जाके उस चीज को यूज कर पाओ, भले ही वो घर हो या कोई रेजिडेंशियल चीज हो। रियल एस्टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही क्या है, यही है कि आपको वो ड्रीम दिखा रहा है 10 साल बाद की, और 10 साल बाद क्या होगा, दुनिया क्या करेगी, किस तरीके से चलेगी, किसी को नहीं पता। ठीक है ना, तो रियल एस्टेट में जो मेरी रिकमेंडेशन है सिंपली वो ये है कि आप जो भी पैसा दे रहे हो वो चीज़ उससे हैंड टू हैंड मांगो। अगर शॉप ले रहे हो तो आपको नेक्स्ट डे आप उसको यूज़ कर सकते हो, तो आप लो। तो जितने भी ऐसे प्लान्स हैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे लिक्विडिटी का इशू बहुत ज़्यादा है। रियल एस्टेट में एंटर करना बहुत आसान है, बट एग्जिट करना बहुत मुश्किल है, बिकॉज लीगल इश्यूज आ गए, कुछ पेपर वर्क आ गया, कुछ गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई। अब जैसे दिल्ली में हम देखते हैं कि पोल्यूशन के टाइम पे सारे प्रोजेक्ट रुक जाते हैं कि एनजीटी लग जाता है, तो वैसे ही कई सारे लाइसेंसेस होते हैं जिनकी वजह से कभी भी किसी भी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। ओके, अगर आप दिल्ली एनसीआर में देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो कई बिल्डिंगें जो बिल्कुल रेडी होती हैं बट रुक जाती हैं। क्यों रुक जाती हैं? है ना, तो ये सब रीजंस हैं उसके पीछे। कभी कोई फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आ जाएगा, कभी कोई एनजीटी से आ जाएगा, देयर लॉट ऑफ थिंग्स जिसकी वजह से प्रोजेक्ट रुक जाता है। सो बेटर है अगर आप अपने लिए घर खरीद रहे हो या शॉप खरीद रहे हो, हमेशा आप रेडी चीज लो, भले ही महंगी ले लो थोड़ी सी, बट एटलीस्ट बाय अ रेडी प्रोडक्ट। राइट। ऑल्सो अगर हम बात कर रहे हैं कि क्या नहीं करना चाहिए, तो आजकल जो मुझे पर्सनली लगता है, मेरा पैसा तो इसलिए सेव नहीं होता कि मैं ऑनलाइन पेमेंट्स बहुत करती हूँ। ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि हमें क्या चीज़ पेमेंट करने के टाइम पे, स्पेंड करने के टाइम पे, डे टू डे लाइफ पे क्या नहीं करनी चाहिए चीज़ें? ओके, देखिए जनरली आफ्टर कोविड क्या हुआ कि एकदम से ही ना पूरा वर्ल्ड चेंज हो गया, राइट, डिजिटल हो गया, और हमने भी बहुत जल्दी उसको अडेप्ट कर लिया। इवन स्कूल की एजुकेशन भी ऑनलाइन हो गई थी उस टाइम पे। उस समय तो ऑनलाइन हो गई थी, बट आज हर घर का बच्चा मोबाइल पर है। ठीक है, और घर आके वो पढ़ता ही नहीं है, पूरे दिन मोबाइल देख रहा होता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं हम जितनी भी एप्स है ना, हम इनके गुलाम बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो अब आप देखो, आज आपको अपने घर में कोई चीज़ मंगानी है तो आप फटाफट से ब्लैंकेट करोगे, ज़ेप्टो करोगे, चीज़ आ जाएगी। ठीक है, आपको कुछ खाने का मन कर रहा है तो अगेन आप जोमेटो स्विगी करोगे, कुछ आपके घर पे आ जाएगा। कुछ आपको ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, देन फ्लिपकार्ट अमेजन करोगे, चीज़ घर पे आ जाएगी। ठीक है ना, हर कोई आपके घर पे चीज़ें पहुंचा रहा है। आजकल तो आप अपनी किचन भी क्लीन करा सकते हो, बाथरूम भी क्लीन करा सकते हो, सब कुछ घर पे हो रहा है। मसाज जो भी है, जो भी आप सर्विस हो सकते हो, हेयर कट, सब कुछ घर पे हो सकता है, राइट। मगर कोई भी एक ऐसी ऐप नहीं है जो आपके घर में पैसा दे के जाए। उसके लिए आपको बाहर ही जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरी जो सजेशन है, जितने भी ऐप्स हैं इनको डिलीट कर देना चाहिए, और जो पेमेंट सिस्टम है हमें दोबारा से ओल्ड स्कूल जाना चाहिए अपने,
कि हम पहले कैश को विड्रॉ करें और पे करें, तो हमें थोड़ा पेनफुल भी लगेगा। कैश निकाल के पे करना, इट्स अ पेनफुल प्रोसेस। तो अदरवाइज ये सारी एप्स आपका बहुत सारा जो पैसा है बैंक से निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं लगता। राइट, ऑल राइट, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर इन्फॉर्मेशन। ऑल्सो वी विल टॉक अबाउट योर बुक रिटायर रिचेस। तो भाई हर कोई चाहता है कि वो रिच होके ही रिटायर्ड हो, तो आप इसके बारे में हमें क्या पॉइंट्स बता रहे हैं, क्या सजेशन दे रहे हैं और क्या क्या है बुक में? देखिए, ये जो बुक लिखी थी ना, तो एक विजन के, मेरा एक विजन था, उसके थॉट को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखी। बेसिकली मैंने देखा है कि बिकॉज आई बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली, और इंडिया में देखो मैक्सिमम फैमिलीज इसी सेगमेंट से बिलोंग करती हैं। तो जो मैंने फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स देखी मिडिल क्लास के अंदर, तो मैं चाहता था कि वो जो प्रॉब्लम है वो औरों के साथ नहीं होनी चाहिए। तो इस विजन को ध्यान में रखते हुए मैंने ये बुक लिखी थी रिटायर रिचेस। तो इसका एम है कि आपको फाइनेंशियली अवेयर करना कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल आज की डेट में EMI ट्रैप। आज आप किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को देख लो, उसका घर लोन पे चल रहा है, उसकी कार लोन पे चल रही है, ठीक है। फिर अगर बच्चे बड़े हो गए हैं तो उनकी एजुकेशन के लिए उसने लोन ले रखा है। अगर वो कहीं घूमने जा रहा है तो उसने उसका भी लोन मिल जाता है घूमने फिरने का, किसी ट्रिप का, ठीक है। जो क्रेडिट कार्ड है वो फुल चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो EMI ट्रैप के अंदर बंधा हुआ है। अब मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि जो भी आप लोन ले रहे हो पे कौन करेगा? हम ही करेंगे। आप ही करोगे। तो उसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन ये है कि आप पहले से सेव भी तो कर सकते हो पैसा जो आपको पे करना है। तो लोगों में ये हैबिट नहीं है सेव करने की। लोगों में अभी क्या हो रहा है कि कोविड के बाद से स्पेंडिंग की हैबिट बढ़ती जा रही है, सेविंग की जीरो होती जा रही है। True. तो इस बुक का पर्पस यही है कि जो जो गलतियां हैं वो लोग ना करें, और इसमें हर सेगमेंट को कवर किया गया है। लाइक एक जो नया बिजनेसमैन है, जब वो स्टार्ट करता है तो उसको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, राइट। एक वुमेन को कहाँ पे अपना पैसा बिकॉज आज के टाइम देखो वुमेन मैन दोनों बराबर हैं, राइट। दोनों इंडिपेंडेंट हैं, दोनों कमा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वुमेन इस सेक्शन में थोड़ा सा मुझे लगता है कि वीक है। लाइक बाकी सब चीज़ वो अच्छा मैनेज कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इस सेगमेंट में जहाँ पे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो वहाँ उनको भी नहीं समझ आता कि पैसा हम कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ठीक है। फिर सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको कवर किया गया। तो बेसिकली सब कुछ है इस बुक के अंदर, सारे सेगमेंट्स को कवर किया गया है। कि पैसा कहाँ पे, मतलब उनकी एज के हिसाब से। अगर कोई 30s में है, ये नहीं है कि केवल ये 60s वालों के लिए बुक लिखी है। जो अपने 30s में है, 40s में है, 50s में, 60s में, 70, सबके लिए है बुक। कि उनको उस एज पे क्या क्या करना चाहिए आज की डेट में। नाइस। और दूसरा क्या है, जो लोग जॉब करते हैं आज के टाइम में, जैसे ही किसी की जॉब लगती है, मान लो 25 साल का है, 26 साल का है, आज हर कोई ना फाइनेंशियली फ्री होना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मैं 45 पर रिटायर हो जाऊंगा और फिर मैं इंजॉय करूंगा, ठीक है। मगर उसको रोड मैप ही नहीं पता कि मैं कैसे फाइनेंशियली फ्री होऊंगा जब तक मैं सेव ही नहीं करूंगा, राइट। तो जो पैसा आप आज सेव करोगे ना, वो आपकी फ्यूचर की अर्निंग होगी, राइट। बिकॉज देखो, मान लेता हूँ कि आज के टाइम में देखो हो क्या रहा है कि मेडिकल है वो बहुत अच्छा होता जा रहा है, तो हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ती जा रही है, राइट। तो मेरे को सिंपल सी बात सोचना है कि आज मेरे हाथ पैर चल रहे हैं तो मैं कमा रहा हूँ, बट एक स्टेज आएगी 55-60 की, जब मेरे बॉडी मेरे को सपोर्ट नहीं करेगी और मैं उसके बाद भी 15-20 साल जीऊंगा। तो वो 15-20 साल के लिए आज पैसा तो आपको आज ही जोड़ना पड़ेगा ना। तो आपको ये देखो, हम बच्चों से तो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो हमें पालें, राइट। ना ही हमारे गवर्नमेंट कोई सपोर्ट करेगी कि ठीक है हम आपको पालेंगे, हम आपको पेंशन देंगे, ठीक है ना।
गवर्नमेंट भी केवल 1,500-2,000 रुपए देती है, तो उससे तो घर नहीं चलने वाला। तो आपको अपने इस 30 से 60 के बीच में ही जो आने वाले नेक्स्ट 15-20 उसके लिए पैसा आपको अभी से जोड़ना पड़ेगा। और एक चीज मैंने तो आपको पहले ही बोली थी, जो है इन्फ्लेशन। आप खुद सोच के देखो कि आज से 20 साल बाद महंगाई किस लेवल पे खड़ी होगी। बच्चों की एजुकेशन हो गया या जो घर के हमारे खर्चे हैं वो कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो लोग इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस बुक को लिखा है, रिटायर रिच। ग्रेट, दैट साउंड्स वेरी इन्फॉर्मेटिव एंड वी होप कि आपकी बुक बहुत तक पहुँचे, हमारे व्यूअर्स तक तो ज़रूर पहुँच चुकी है। वाइल क्लोजिंग दिस पॉडकास्ट मैं आपसे ये टिप्स लेना चाहूँगी। थ्रू आउट द पॉडकास्ट हमने बात करी क्या चीज़ें नहीं करनी है, बट एटलीस्ट आई वॉन्ट 3 टिप्स फ्रॉम यू कि क्या करना चाहिए, बेसिक चीज़, कोई भी 3 टॉप जो आपको लगती हैं कि हर इंसान को इतना तो करना ही चाहिए टू सेव योर मनी। ठीक है, देखो सबसे पहला जो मेरे को लगता है कि जब हम फाइनेंशियल प्लानिंग की बात करते हैं तो जो नंबर 1 प्रोडक्ट आता है जो आपके प्लान में होना चाहिए वो है हेल्थ इंश्योरेंस। ओके, राइट, ये बहुत ज़रूरी है। और जब मैं अपने क्लाइंटों को ये चीज़ समझाता हूँ तो उनको लगता है कि ये वेस्टेज ऑफ मनी प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो मैं भी मानता हूँ ये बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी प्रोडक्ट है। आप इसको मत खरीदो। अगर आपके अकाउंट में 25-30 लाख रुपए पड़े हैं मेडिकल इमरजेंसी के लिए, ओनली फॉर मेडिकल इमरजेंसी, तब तो आप मत लो। अगर आपके अकाउंट में 50,000 लाख रुपए ही पड़े हैं तो फिर आप ये इमीडिएटली ले लो। ठीक है, दूसरा फिर आ जाता है हमारा टर्म प्लान। ये मस्ट है, होना चाहिए सबके पास। और प्योर टर्म प्लान लो, कोई मिक्स मत लो कि इन्वेस्टमेंट भी मिक्स है उसके अंदर और इंश्योरेंस भी है। जस्ट बाय अ प्योर टर्म प्लान कि इन केस कोई भी ट्रेजेडी हो तो मेरी फैमिली को जो भी मैंने कवर लिया है 1 CR 2 CR 5 CR, इन केस कोई मिसहैपनिंग होती है ब्रेड अर्नर को तो मेरी फैमिली को वो पैसा मिल जाए। कोई कंबाइंड प्लान ना लें। ठीक है, फिर थर्ड जो है वो आ जाता है हमारा म्यूचुअल फंड्स, SIPs। उनमें आपको ये बेसिक है जो करनी ही करनी है। आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके अलावा। राइट, थैंक यू सो मच अनुराग जी। हमें लगा कि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट ये रहा, लेकिन हमारे व्यूअर्स को कैसा लगा ये कमेंट्स करके बताएंगे। हमें कमेंट्स करिए कि आपके और कोई क्वेश्चंस हैं जो आप फाइनेंस के बारे में, अपने सेविंग के बारे में पूछना चाहते हैं, तो हमें कमेंट करिए एंड वी विल ट्राई कि हम सर को रीच करके हर एक सवाल का जवाब आपको ज़रूर दें। क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक ऐसा टॉपिक है जो हमें लगता है कि शायद हमें पता है, लेकिन जब हम करने जाते हैं तो वी गेट कन्फ्यूज्ड कि हाँ हम सही कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। सो वी विल डेफिनेटली ट्राई फॉर आवर व्यूअर्स ऑफ दिस एपिसोड कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं देन वी विल गिव यू आंसर ऑफ दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड एंड जितने लोग हमें देख रहे हैं, अगर आप हमारी वीडियोज़ को लाइक करते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोज़ को शेयर करें, बिकॉज हम चाहते हैं कि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जो इस एपिसोड को और हमारे चैनल को देखता है उसकी लाइफ में थोड़ी सी हम हेल्प कर पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।